वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मसल सेल या फिर इसे मसल फाइबर भी कहते हैं। इसके डायग्राम को ढंग से देखेंगे और इसको अच्छे से आज स्टडी करके जाएंगे। ठीक है। मसल सेल जो होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। तो अगर मैं एक मसल सेल बनाने की कोशिश करूँ तो एक आप सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके सराउंड आपके पास होगी यहाँ पे लेयर एंडोमाइसियम की। कौन सी लेयर होती है? एंडोमाइसियम लेयर होती है। और ये होता है आपका सारा जितना भी रीजन यहाँ पे आया है वो सार्कोप्लाज्म होता है। और ये होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई एम ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम, यू कैन ड्रॉ। ये कैल्शियम आयन का स्टोरेज हाउस होता है। ठीक है। अब इसके अंदर मायोफिलामेंट्स या फिर आप जैसे मायोफिब्रिल्स भी कहते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होती है विद इन दी मसल फाइबर्स। तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि आपको अच्छे से दिखाऊं तो ये थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। और इसको जो आगे बीच में बोला करिए थिक और थिक। तो ऐसा ये जो मायोफिब्रिल ऐसे टाइप का अरेंजमेंट आप इसके अंदर घुसा दीजिए, आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है। ये कौन सी फिलामेंट है? ये मैंने थिक बनाई है और ये वाली मैंने बनाई है थिन फिलामेंट। मायोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट वन अपॉन दी अनदर। एनसीईआरटी कहती है कि जो मायोफिलामेंट्स होती है वो प्रेजेंट होती है वन अपॉन दी अनदर पैरेलली इनसाइड दी मसल फाइबर एंड इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो ये ऑन लो की जो थिन फिलामेंट होती है वो एक्टिन की बनी होगी और जो थिक फिलामेंट होगा वो मायोसिन का बना होगा। उसको अभी इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर को हम एलैबोरेट करके पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजीली समझ नहीं आता है। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बनाऊंगी क्या? सबसे पहले मैं बनाऊंगी मैं थिन फिलामेंट। छः आई बैंड्स दिखाऊंगी मैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। ये सीधी लाइन में आई है तो प्लीज़ इग्नोर। स्केल यूज़ कर सकते हैं। ओके, नो नॉट नीडेड। देखिए अब यहाँ पे मैं ए बैंड बनाने की कोशिश करूँगी जो कि थिक फिलामेंट है। जो आपको यहाँ पे सेपरेट करके भी दिखेगी वो जेड लाइन होगी। इधर भी जेड लाइन बनाओगे और इधर भी जेड लाइन बनाओगे ढंग से। अब आपको जो ओवरलैपिंग है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसे हम ओ रीजन कहते हैं। इसे ओ रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो थिक फिलामेंट है और जो थिन फिलामेंट है इन दोनों के बीच का जो ओवरलैपिंग रीजन है वो ये है। तो इसे हम ओ रीजन कहेंगे और इसे हम ओ रीजन कहेंगे। और जो यहाँ पे जिस रीजन में सिर्फ थिक फिलामेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, थिक फिलामेंट दिख रहा है, उसे हम एच रीजन कहते हैं या फिर एच जोन कहते हैं। ओके। उसके बाद जो थिन फिलामेंट से जो लाइक मेम्ब्रेन पास करती है उसे हम जेड लाइन कहते हैं। और एक सार्कोमियर जो होता है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू जेड लाइन्स। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सार्कोमियर, तो उसमें आता है हाफ आई। हाँ, हाफ आई आता है क्योंकि फुल आई तो ये होगा ना ये पूरा। इसमें हाफ आई आता है और इसका भी हाफ आई आएगा। ठीक है। जेड लाइन तो यहीं तक है। जेड लाइन जो होता है आई को कहाँ पे बांटते हैं? बीच में बांटते हैं। उसके बाद हाफ आई हम ऐसे नहीं बनाएंगे ऑफ कोर्स। एक सेकेंड मुझे इरेजर दो। यहाँ से लेके आप यहाँ तक बनाओ क्योंकि ये पूरी आई है ना, ये पूरी आई है तो ये हाफ आई होगा और ये हाफ आई होगा। ठीक है। तो आपके पास ये ओवरलैपिंग रीजन हुआ, ये ओवरलैपिंग जोन हुआ, ये वाला यहाँ पे एच और आई यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। और जो डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन्स होता है वो सार्कोमियर होता है। तो हाफ आई ये वाला रीजन आएगा प्लस द एच जोन एंड प्लस द हाफ आई। ठीक है। ये आपके पास बनता है क्या? सार्कोमियर। एच जोन प्लस दो ओवरलैपिंग जोन। आप ऐसे कह सकते हो हाफ आई प्लस ओ प्लस एच प्लस ओ प्लस हाफ आई। अब जो O प्लस एच प्लस ओ है वो खुद ए बैंड ही है तो आप कह सकते हो हाफ आई प्लस ओ प्लस एच प्लस ओ प्लस हाफ आई ए। इसको ए बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका सार्कोमियर। उसके बाद आई बैंड को हम डिस्क्राइब करती हूँ मैं। इट इज़ एन आइसोट्रोपिक बैंड। और यहाँ ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है जहाँ पर सिर्फ थिन फिलामेंट्स दिखी जाती हैं। और जेड लाइन इज द इलास्टिक मेम्ब्रेन व्हिच passes through the center of this and it appears light under microscope. It is therefore known as the लाइट बैंड। और जो जेड लाइन होती है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है और एक थिन फिलामेंट होती है जो इसके साथ अटैच होती है। ए बैंड को हम बोलेंगे एनाइसोट्रोपिक बैंड। ए बैंड में क्या क्या आता है? ओ आता है, एच आता है, ओ आता है। यानी कि ओ बैंड आता है, एच जोन आता है, ओ बैंड आता है। ओ यानी कि ओवरलैपिंग जहाँ पे थिन और थिक ओवरलैप करती है।
डार्क अपीयरेंस होता है माइक्रोस्कोप में, क्योंकि आपको ये डार्क बैंड एक्चुअली में होती है। एंड एच जोन इज द रीजन वेयर ओनली थिक फिलामेंट्स आर सीन। सार्कोमेर मैंने आपको बता दिया हाफ आई प्लस ए प्लस हाफ आई, ठीक है। एम लाइन बताई मैंने, इट इज़ अ थिन फिब्रिस। एम लाइन नहीं बताई, ओके वेट, एम लाइन क्या होती है? ये जो इसके यहाँ पे पास करेगी, इसको हम देंगे एम लाइन का नाम। जैसे जेड लाइन होती है वो आई बैंड को बाइफर्केट कर रही है, मतलब उसको काट रही है, एकदम डिवाइड कर रही है इक्वल हाफ्स में, ऐसे एम लाइन होगी वो ए बैंड को हाफ में डिवाइड कर देगी एंड इट इज़ पासिंग टू द सेंटर ऑफ द एच जोन। ओके, नाउ अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा? तब देखो क्या होगा, इसके बाद वाला डायग्राम देखो। तो अब हमें ये याद रखना है कि जो ए बैंड होता है वो अपना लेंथ को रिटेन करता है। रिटेन का मतलब उसको कुछ नहीं होगा, वो अपनी जगह पे अड़ा रहेगा। जो चेंज होगा वो होगा आई बैंड, यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड की जो लेंथ है वो चेंज होगी। और आई जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आई बैंड कम होता है। तो ये जो मैं आपको इससे ये एक्सप्लेन करूँ, तो जो आई लाइन है और जो ये आई लाइन है ये पास पास आएगी। तो आपको लगेगा कि जब ये पास आएगी, तो मैं अगर न्यू डायग्राम बनाऊँ इसी में ही, तो क्या होगा ये देखो, ये अगर इसके कंपैरिजन में मैं ऊपर बनाऊँ तो ये इतनी पास आ गई और ये इतनी पास आ गई। आपको देखने को मिलेगा कि एच जोन है वो पहले अब एच जोन इतना ही रह गया, और पहले कितना था, बड़ा था, अब छोटा सा एच जोन हो गया। तो इसका मतलब है एच जोन का जो रीजन है वो कम होगा जब आई और आई पास आएगा, एच जोन कम होगा। और जो ए बैंड है वो तो एज इट इज़ अपनी लोकेशन पे है, वो तहस से नहस नहीं हुआ, वो तो सेम लोकेशन पे है। तो ये ए बैंड तो एज इट इज़ अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा। और क्योंकि आपका आई और आई दोनों जो है वो शॉर्टन हुआ है, आई, हाँ मैं बताती हूँ, जो आई बैंड हुआ है वो शॉर्टन हुआ है, तो सार्कोमेर भी तो छोटा होगा ना, क्योंकि सार्कोमेर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन है। अब ये आई और आई जब एकदम पास आ जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे पास आएंगे, थोड़े और पास हो गए, तो जो डिस्टेंस है वो जेड लाइन्स के साथ तो कम नहीं होगा। अगर ये पूरा आई बैंड में बनाऊँ और ये जेड लाइन ऐसी थी, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो कम हो ही रहा है ना, पहले इतना बड़ा था और अब इतना छोटा हो जाएगा। तो जो सार्कोमेर है उसकी लेंथ भी कम होगी। तो ये होता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जब हम कहते हैं कि जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एच जोन डिसअपीयर हो जाता है, और हो भी जाना चाहिए। अब जो आई बैंड जब ज्वाइन कर लेंगे तो एच जोन तो दिखेगा ही नहीं, एकदम बिल्कुल पास में ही आ गए, चिपक गए ऐसे। अगर वो एकदम बिल्कुल पास में, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, जब आई बैंड और आई बैंड एकदम पास में ही आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, तो एच जोन तो डिसअपीयर ही कर जाएगा। और हम कहते हैं कि जो थिन फिलामेंट है, मतलब कि ये जो थिन फिलामेंट्स थी वही थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर गई, सार्कोमेर कम हुआ, आई बैंड शॉर्टन हुआ, ए बैंड रिमेन सेम, एंड ओवरलैपिंग जोन जो है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और एच जोन वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ओवरलैपिंग जोन क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि वो रीजन है जहाँ पे थिन और थिक दोनों ओवरलैप करते हैं। तो जितना आई पास आएगा तो ये ओ जोन उतना बढ़ता जाएगा और एच जोन कम होता जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर एच कम हो रहा है तो ओ बढ़ेगा ही ना, बस सिंपल सिंपल मैथ्स। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर प्रोटीन नेक्स्ट क्लास।